नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मुताबिश हुसैन। महाराष्ट्र की राजनीति में कल अचानक से हलचल बढ़ गई जब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने यहां पर कह दिया कि विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट वाली पार्टी ही असली शिवसेना है। जब चुनाव आयोग के बाद स्पीकर के इस फैसले को उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ शिंदे और उनके अन्य समर्थक विधायकों को विधानसभा से अयोग्य करने की जो याचिका है उसको भी स्पीकर ने वो खारिज कर दिया। उद्धव गुट के खिलाफ शिंदे गुट की याचिका को भी स्पीकर ने नामंजूर किया, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्य करार देने की एकनाथ शिंदे गुट ने मांग की थी। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा अपने फैसले में कि शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। विधानसभा में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिंदे गुट के पास 55 में से 37 विधायकों का समर्थन है और विधानसभा में शिंदे को शिवसेना नेता चुनना वैध है। भरत गोगावले वैध तरीके से चीफ व्हिप चुने गए। From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 here and above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि फैसला गलत है। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट जाएंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा। मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था, तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे कि सुप्रीम कोर्ट भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है। और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है। अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? 14 जनवरी से शुरू हो रही कांग्रेस की न्याय यात्रा मणिपुर से ही शुरू होगी और शर्तों के साथ इजाजत देते हुए राज्य की एन बीरेन सरकार ने न्याय यात्रा में शामिल लोगों की जानकारी कांग्रेस से पहले ही जमा करने को कहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल सीएम एन बीरेन सिंह से मुलाकात की। आपको बता दें कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल से राहुल गांधी की अगुवाई में होने वाली भारत न्याय यात्रा 6,713 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिसमें 110 जिले, 100 लोकसभा और 337 विधानसभा क्षेत्र कवर किए जाएंगे। 66 दिन चलने वाली भारत न्याय यात्रा का समापन मुंबई में 20 मार्च को होगा। यात्रा कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और दिग्गज कांग्रेस नेता शामिल होंगे। उधर राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि हमने सम्मान के साथ न्योता अस्वीकार कर दिया है, यानी सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक फायदे के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है और ये बीजेपी संघ का कार्यक्रम है। वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के इस फैसले पर निशाना साधा है। बेचारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सर ये जो इवेंट है ये बीजेपी और आरएसएस कब्जे। अरे छोड़े यार, जो वो कह रहे हैं उनको कहने दो यार, सीरियसली क्यों लेते हो उनके पास, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे, छोड़ो यार। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं,
उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का कांग्रेस ने भले ही बहिष्कार यहां पर कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस 15 जनवरी को अयोध्या में दर्शन करेगी। यहां पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एनडीटीवी से फोन पर बातचीत में कहा कि 22 जनवरी के कार्यक्रम का बहिष्कार है, लेकिन 15 जनवरी का यूपी कांग्रेस का कार्यक्रम जारी रहेगा। 15 जनवरी को यूपी कांग्रेस के नेता अजय राय की अगुवाई में सुबह उत्तरायण लगते ही 9:15 बजे लखनऊ से अयोध्या वो जाएंगे और सबसे पहले सरयू स्नान करके फिर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी और फिर रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। तो अयोध्या में 22 जनवरी को ये कार्यक्रम होना है। 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने ये जानकारी दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता कृष्ण गोपाल और रामलाल ने कल आलोक कुमार के साथ उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता दिया। आलोक कुमार ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। मथुरा की शाही ईदगाह सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अहम फैसला सुना सकता है। कोर्ट आज शाही ईदगाह के सर्वे का प्रारूप तय करेगा। आपको बता दें कि सर्वे की अनुमति पहले ही मिल चुकी है। कोर्ट आज ये तय करेगा कि सर्वे कब और कैसे होगा, सर्वे में कौन शामिल होंगे, कितने लोगों की टीम होगी। और हिंदू पक्ष ने यहां पर दावा किया है कि शाही ईदगाह परिसर को मंदिर तोड़कर बनाया गया है और उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और तमाम हिंदू कलाकृतियों के सबूत हैं। इधर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को आज पूछताछ के लिए श्रीनगर के अपने दफ्तर में तलब किया है और उन्हें यह समन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भेजा गया है। यह मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। ईडी ने 2022 में इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था और इस चार्जशीट में फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के तब के अधिकारी एहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजनफर और को भी आरोपी इसमें बनाया गया था। वाइब्रेंट गुजरात समिट में अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने गुजरात के लिए कई बड़े ऐलान वो किए। गुजरात में अगले 5 साल में अदानी ग्रुप 2 लाख करोड़ का निवेश करेगा, जो विकसित गुजरात को तैयार करने में मददगार होगा। इसके तहत अदानी ग्रुप कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क भी तैयार करेगा। It has all your hallmark signatures. Merging at the previous summit, I announce our investment of over rupees 55,000 crores by 2025. We have already surpassed rupees 50,000 crore across the various sectors I had promised, and have vastly exceeded our target of 25,000 direct and indirect jobs. Today, I commit to further investments. We are constructing the world's largest green energy park in Khavda district, Kutch, generating 30 gigawatt of our renewable energy over 725 square kilometer. Even visible is from space. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी सीरीज गणतंत्र के स्पेशल 26 में आज बात सिख रेजिमेंट की। क्या है सिख रेजिमेंट का इतिहास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन।
ऐसा रेजिमेंट जिसके एक सैनिक को 1.25 लाख के बराबर माना जाता है। 26 जनवरी के परेड की चर्चा सिख रेजिमेंट के जिक्र के बिना अधूरी रहेगी। ऐसे जवान जिनकी रग रग में बहादुरी है, जिसका लोहा अंग्रेज से लेकर पूरी दुनिया मानती रही है। सिख रेजिमेंट का इतिहास भव्य और गौरवशाली है। सिख रेजिमेंट की शुरुआत 1846 में महाराजा रंजीत सिंह के सिपाहियों से हुई। उसके बाद कई युद्ध में इस रेजिमेंट ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। 1885 का टोफरेक का युद्ध हो या फिर 1897 की सारागढ़ी की जंग, इस रेजिमेंट की बहादुरी के किस्से आज तक सभी के जुबान पर है। सारागढ़ी में तो 21 जाबाज सैनिकों ने 10,000 अफगान सैनिकों का मुकाबला किया था। इसके बाद पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी सिख सैनिकों का जलवा याद किया जाता है। इस रेजिमेंट को 14 विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। आजादी के बाद भी सिख रेजिमेंट ने तमाम युद्धों में हिस्सा लिया। 2 बार परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। 1962 की जंग में सूबेदार जोगेंद्र सिंह को परमवीर चक्र मिला। जो बोले सो निहाल, सत श्री आकार का जयकारा सिख रेजिमेंट की पहचान है। इसका रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ में है। यह एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इसमें केवल जाट सिख समुदाय से ही सैनिक भर्ती हो सकते हैं। हालांकि अफसर हर एक समुदाय और देश भर से आते हैं। यह सेना की धर्मनिरपेक्ष और सभी को साथ लेकर चलने की परंपरा को भी सिखाता है। करगिल में इस रेजिमेंट को टाइगर हिल बैटल ऑफ ऑनर मिला था। करगिल हिल बैटल ऑफ ऑनर से भी इसे मिला। इस रेजिमेंट को जितने सम्मान मिले हैं उतने किसी और को नहीं मिला है। खेलों में भी इस रेजिमेंट ने देश का गौरव बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इसे 55 स्वर्ण, 26 रजत और 20 कांस्य पदक मिले हैं। मौजूदा समय में इस रेजिमेंट में 21 बटालियनें हैं। देश की सुरक्षा में सिख रेजिमेंट का योगदान काफी बड़ा है। इसका मोटो है निश्चय कर अपनी जीत करूं, जो दिखाता है इनकी फौलादी इच्छा शक्ति और हर हाल में जीत हासिल करने का जुनून। किसी भी खिलाड़ी को अपनी पहचान बनाने के लिए एक कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और उसके संघर्ष की कहानी तभी सामने आती है जब वो एक मुकाम हासिल कर लेता है। खेल पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनमें से एक हैं खो खो की कैप्टन नसरीन शेख, जिनके पिता ने बर्तन बेचकर 11 बच्चों के परिवार को पाला। आपको दिखाते हैं नसरीन के दिल्ली की शकूरपुर की गलियों से एशियाई खेलों के पोडियम और अर्जुन अवार्ड तक की कहानी। सहयोगी अदिति राजपूत की रिपोर्ट आप देखिए। खो खो की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री नसरीन ने 2023 तामुलपुर भारत में आयोजित एशियन खो खो चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक और 2023 को काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई गेम्स में एक स्वर्ण पदक जीता। सुश्री नसरीन को खो खो में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। सुश्री नसरीन चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक लिए अपना अवार्ड निहारती खो खो चैंपियन नसरीन शेख। सालों से यही सपना सजाए वो रोजाना घंटों मेहनत करती रही। सिर्फ 20 साल की उम्र में भारतीय टीम की कप्तान बनी नसरीन अब तक 50 से ज्यादा नेशनल और आधा दर्जन इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं। ये मेरे लिए और मेरे गेम के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और प्राउड की बात है ये कि हमारा गेम अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में आया और उसमें मैं सिलेक्ट हुई। ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल करा मेरे गेम्स को लेके और उनका ड्रीम था कि मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के लेके आऊँ और वो मुझे टीवी पर देखे, तो वो उनका सपना था। कहीं ना कहीं पापा का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, क्योंकि मेरे पापा एक पटरी बाज़ार लगाते हैं, स्टील का बर्तन बेचते हैं।
वो वीकली मार्केट करते हैं। तो उसमें क्या करते थे मेरे पापा, जैसे मॉर्निंग बाज़ार लगा के आए, फिर इवनिंग में भी वो मेरी डाइट के लिए डबल मतलब मेहनत करते थे। तो मैंने उनका जो लगन देखा, डेडिकेशन देखा अपने लिए कि वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे प्रेरणा सबसे पहले यहीं से मिली। तो इसके लिए मैं बहुत मेहनत करती थी। मॉर्निंग 5 बजे उठ के, जब सब सो रहे होते हैं, 5 बजे आपको पता है विंटर में कितनी ज़्यादा फॉग वगैरह होती है, कुछ नहीं दिख रहा होता, उसमें भी मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही होती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इसलिए मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट करा। दिल्ली में शकूरपुर की बस्ती में पली बड़ी 25 साल की नसरीन शेख 11 भाई बहनों में छठी बहन है। तीसरी कक्षा से ही नसरीन को खेलों का शौक लगा और जल्दी ही कामयाबी भी मिलने लगी। स्कूल में 100 मीटर, 200 मीटर स्प्रिंट के गोल्ड मेडल भी जीते, लेकिन घर की माली हालत ऐसी नहीं थी जिससे वो खर्चीला खेल चुन पाती। खो खो में क्या है, अपना टैलेंट दिखाओ और नाम करो, ये वाला था। और किसी और गेम में जाना, उसके इक्विपमेंट परचेज करना, वो मेरे घर में मेरे घर में भी और मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए, और ये हमारे माटी से जुड़ा हुआ गेम है, मतलब एक इंडियन गेम है हमारा, तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वैसे तो खो खो मौर्य समाज के वक्त भी खेला जाता रहा, लेकिन ये पारंपरिक खेल मेन स्ट्रीम खेलों का हिस्सा नहीं। अब तक ना तो कॉमनवेल्थ खेल, एशियन गेम्स या ओलंपिक्स का हिस्सा ये बन पाया है। इसके खिलाड़ी अब भी इसे उपेक्षित खेल ही मानते हैं। पिछले 25 सालों में नसरीन देश की मात्र दूसरी खो खो खिलाड़ी हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। इससे पहले खो खो की सारिका काले 2020 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजी जा चुकी हैं। नसरीन की उपलब्धियों की फहरिस्त लंबी है। 2023 में नसरीन ने एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता, तो 2019 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार खिताब जीतती रही हैं। अर्जुन पुरस्कार की इनामी रकम के अलावा खो खो फेडरेशन भी नसरीन को 10 लाख रुपए दे रहा है। दिल्ली के शकूरपुर में रहने वाले 13 लोगों के बेहद बड़े परिवार के लिए ये रकम ज्यादा तो नहीं, लेकिन नसरीन इन पैसों से अपने पिता का संघर्ष कम करना चाहती है। इरादा उनके लिए एक दुकान खोलने का है। नसरीन को अब नौकरी की भी उम्मीद बंधने लगी है। मैं पहले तो जैसे पापा पटरी बाज़ार जो लगाते हैं, उनको एक परमानेंट दुकान लेने की सोची है मैंने, कि उनको मतलब जो उनका सपना है कि वो बर्तन का जो कारोबार है उसको ही मैं ग्रो अप करना चाहती हूँ। तो शायद मुझे जॉब मिल सकती है, और मैं गवर्नमेंट से यही मतलब मेरा एक वो है कि मिलना भी चाहिए, क्योंकि घर वालों ने बहुत स्ट्रगल करा है मेरे लिए, और मैं भी चाहती हूँ। आप ये देख रहे हो कितना छोटा सा घर है मेरा, और मेरा एक सपना है कि मेरा अलग से एक गेम्स रूम हो जिसमें मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करूँ और सारी चीज़ें अपना मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेशन करूँ। और खुद का घर होता है तो एक अलग सी वो होती है। अभी रेंट का घर है, तो अगर जॉब मिलेगी तो धीरे धीरे करके हम ग्रो अप होंगे। बेटियां पिता की उम्मीद होती हैं, और नसरीन जैसी काबिल बेटी की कामयाबी यकीनन पिता को भावुक कर रही है। 1980 में बिहार के अररिया से दिल्ली आए मोहम्मद गफूर को जिंदगी ने पहली बार एक हैसियत बख्शी है। इस छोटे से किराए के घर में रहते हुए वो दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों में बर्तन बेचकर गुजारा करते रहे। 11 बच्चों का परिवार पालना आसान नहीं। इन दिनों के लिए बहुत इंतजार कर रहे थे हम। सोचते थे कभी भी तो ऊपर वाले हमारे ऊपर रहम करेंगे। लड़की की किस्मत, हम लोगों का हौसला, सारे आज रंग लाए। सब बहुत खुश है, बहुत, इतनी कि क्या मैं बोलूं। बुरे दिन में कोई अपना नहीं होता, मांगने जाओ दूर से ही कट जाते हैं। नसरीन ने मुश्किल हालात में ही खेलना शुरू किया और उनकी काबिलियत का अंदाजा
उनके पिता को स्कूल से ही चला, लेकिन खेल के लिए खुराक का जुगाड़ उधार के भरोसे ही होता रहा। मैं जाता था, पूछताछ करते तो इनको ज्यादा करके आदमी मारुति के नाम से जानते। किस नाम से? मारुति। तो मैं बोला मारुति कौन है? तो बोलता आपकी लड़की है मारुति, इसके टक्कर में कोई है ही नहीं। तो थोड़ा सा हमें भी हौसला हुआ कि चलो कुछ तो मतलब इसके अंदर गुण है। अखरोट है, बादाम है, काजू है, ये सारे डाइट आते थे। अब जहाँ से माल लेते तो हम तो नगद ही लेते माल, तो वहाँ जाके बोलना पड़ता था भाई अब थोड़े पैसे कम है, माल तो चाहिए, ले जाओ कोई बात नहीं, कल को दे जाना। तो हम उधार बाकी भी कर लेते थे। भारत में ज्यादातर लड़कियों की तरह समाज की तंग निगाहें नसरीन को भी परेशान करती रही, लेकिन कामयाबियों ने अब सबका नजरिया बदल दिया है। यहाँ तक कि अब उन पर फिल्म बनाने की तैयारी भी हो रही है। कहते यही थे कि मतलब कि लड़की जाता है, इसको मतलब इस तरीके से खेलना मतलब अच्छा नहीं है, शॉर्ट कपड़े में खेलती है, मतलब बहुत तरह की बातें लोग बोले, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दे करके मैं आज इस मुकाम पे अपनी बच्ची हमारी गई है, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है। और अब जब वो लोग देखते हैं कि नसरीन ने इतनी बड़ी मुकाम हासिल कर ली है, तो अब वो क्या कहते हैं? अब वो खुद आ रहे हैं हमारे बच्ची से मिलने, हमें हमारे से मिलने, और हमें मतलब मुबारकबाद दे रहे हैं बच्ची के साथ साथ। अर्जुन पुरस्कार से घर का माहौल बदल गया है। मुबारकबाद देने वालों का तांता लगने लगा है। कई नेशनल गेम्स खेल चुकी छोटी बहन आफरीन के लिए नसरीन एक शानदार रोल मॉडल बन गई है। 11 भाई बहनों में नसरीन जो है वो चौथे नंबर की है। उनके भाई बहन भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। ये शकील है। शकील, सबसे पहले ये बताओ कि नसरीन ने अर्जुन अवार्ड जीता है, पार्टी दी कि नहीं दी अभी तक? अभी तक तो मैम कुछ भी नहीं करा, बाकी अभी आगे करेंगे। आपने नसरीन ने पार्टी दी है कि ऐसी घुमा रही है आप लोगों को? ऐसे घुमा रही है, अभी नहीं दी। तो क्या लोगे पार्टी में? क्या खाना है? चिकन। पार्टी मैम मतलब अभी तो नहीं दी, पर इतना बड़ा अचीवमेंट इसको मतलब वो हुआ है, तो बहुत मतलब वो बधाई देना चाहता हूँ मैं। पार्टी ना दे मतलब कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ये भी अब नेशनल लेवल पे खेलने लगी, 7-8 साल से ज़्यादा हो गया है इनको। आफरीन, नसरीन से ही मोटिवेशन मिला? हाँ जी। और अब क्या इरादा है आगे? इनकी तरह अप होना है, आगे तक बढ़ना है बहुत। जिंदगी बहुत सारे लोगों के साथ निर्ममता के साथ पेश आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निर्ममता को खेल बनाना जानते हैं। अगर नसरीन ने जिंदगी की मुश्किलों को खेल की तरह न लिया होता तो इस मोड़ पर आने से पहले टूटने के कई मौके थे। आज वो जिस मकाम पर है उसमें जितना हुनर का करिश्मा है, उससे बहुत ज़्यादा उनका हौसला है। मैदान पर जीत हासिल करने से पहले नसरीन और उनके परिवार ने जिंदगी की मुश्किलों को हराया है और उनके जज्बे को हमारा सलाम है। कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ नई दिल्ली से मैं अदिति राजपूत, NDTV इंडिया।